हेलो साथियों, आप सभी की एक और नई क्लास में स्वागत है। तो साथियों, इस क्लास में हम देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य है उसमें जो अध्याय 4 था साथियों, उसका जो बनारस और दिशा 202 कविता थी, 200 क्या दोनों कविता, उसका जो अभ्यास प्रश्न है वो देखेंगे साथियों। आज पाठ का नाम और पाठ मैंने आपको इसमें नहीं बताया क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया जब थंबनेल बना रहा था तब। ओके, जब थंबनेल चेंज किया तो अगली बार से आपको पाठ का नाम और लेसन दोनों दिख जाएंगे साथियों। ओके, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथी कि आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और इस बार की आपको तैयारी 90+ की करनी है साथियों। 90+ में आपकी 91 बन सकती है, 92, 100 भी बन सकती है। ओके, इस प्रकार की तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं साथियों। इसमें पहला क्वेश्चन है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है। जो बनारस शहर है उसमें जो वसंत है उसका आगमन कैसे होता है और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से पड़ता है। कवि के अनुसार अचानक बनारस में वसंत का आगमन, अचानक किसी को पता नहीं होता है। मोहल्लों के हर स्थानों पर धूल भवंडर बनने लगता है। इस कविता को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, इसलिए मैं इसे प्रश्नों में आपको नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा। इस कारण चारों ओर धूल छा जाती है और लोगों के मुंह में धूल होने की किरकिराहट उत्पन्न होने लगती है। प्राय वसंत में फूलों की बहार छा जाती है, सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो जाती है, व्याप्त यानी फैल जाती है और नए पत्तों तथा कोंपले निखरने लगते हैं। परंतु इस वसंत में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल अलग अलग तरह का वसंत आता है जो धूल से भरा हुआ होता है। भिखारी के कटोरों के बीच मध्य यानी कि बीच में वसंत उतरता है, दिखाई देता है। गंगा के घाट लोगों से भर जाते हैं। यहाँ तक इस मौसम में बंदरों की आंखें भी नमी दिखाई देती है। ओके, इस प्रकार से वसंत का निर्माण होता है कहाँ पर, बनारस में होता है साथियों। क्लियर। तो मैंने आपको पहला प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। दूसरा है कि दूसरा प्रश्न देखो साथियों कि खाली कटोरे में वसंत का उतरना से क्या आशय है। तो खाली कटोरे में वसंत का उतरना आशय है कि भिखारी को भीख मिलने लगती है। अब आया ना संबंध में वसंत यानी कि वसंत उतरता है तो जो भिखारी होते हैं उसके कटोरों में भीख यानी कि जो भीख मांगते हैं वो भीख मिलती है उनको। इस प्रकार से वसंत उनके कटोरों में उतर जाता है। इससे पहले उन्हें भीख नसीब नहीं हो रही थी। गंगा के घाटों में भिखारी भिक्षा की उम्मीद पर आके बैठे हुए थे, लेकिन उनके शिक्षा पात्र खाली, जो भिक्षा पात्र यानी कि जो भीख मांगने का पात्र था वो खाली ही थे। अचानक घाट पर भीड़ बढ़ने लगी। क्यों? जब जब वसंत का ऋतु आता है तो वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगती है और लोग उन्हें भिक्षाएं दे रहे हैं। भिक्षा मिलने से उनके गाने पीने संबंधी चिंताएं कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है और उनके मुख पर प्रसन्नता दिखाई देने लगती है। तक कवि इस स्थिति को खाली कटोरे में वसंत का उतरना कहलाता है। जब आपकी परीक्षा का परिणाम होता है तो आपका वसंत भी उतरता है। जब किसी छात्र को 100 में से लगभग 90 नंबर या 80 नंबर मिल जाए तो वसंत उतर जाता है। और जब किसी को नहीं मिलते हैं तो 50 नंबर मिलते हैं, 40 नंबर मिलते हैं तो वसंत उनका ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से रहता है साथियों। ओके, तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा प्रश्न देखो कि बनारस की पूर्णता और रिक्तता को कवि किस प्रकार दिखाया गया है। तो कवि बनारस की पूर्णता को उसके उल्लास भर दिन से दर्शाता है। किससे? भरे दिन से दर्शाता है। उसके अनुसार यह शहर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। यहाँ हर दिन तकलीफों तथा कठिनाइयों के बाद भी उल्लास और आनंद से भरपूर होता है। बनारस की रिक्तता को वह मृत शरीरों के माध्यम से दर्शाता है। उसके अनुसार रोज ही यहाँ कितने सब दाह संस्कार के लिए गंगा घाट की ओर जाते हैं। वे सब कंधों पर सवार होकर अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं जो होते हैं। यह रिक्तता बनारस का नित्य कर्म है जो मृत्यु रूपी परम सत्य का एहसास दिलाती है। ओके, तो ये भी आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था साथियों जब कविता पढ़ाई थी मैंने आपको। प्रश्न नंबर 4 कि बनारस में धीरे धीरे क्या होता है। धीरे धीरे से कवि इस शहर के बारे में क्या कहना चाहिए। जो भी धीरे धीरे शब्द आया था वो सब इसमें आपको व्याख्या कर देनी है। तो कवि के अनुसार बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे मंदिरों में घंटी बजती हैं, शाम भी धीरे धीरे होती है। कवि के अनुसार यहाँ हर कार्य धीरे धीरे होते हैं। इस शहर की विशेषता होती है यह शहर सामूहिक लय प्रदान करता है। धीरे धीरे शब्दों द्वारा कवि बनारस में हो रहे बदलाव को दर्शाता है, यानी कि इस शहर में सभी बदलाव धीरे धीरे होते हैं और इसके अनुसार सारी दुनिया में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों की रफ्तार इतनी तेज कि पुराना सब खो गया है। जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराना व्यवहार, पुराने वस्तुएं सब खो चुके हैं और बनारस में अभी तक कुछ भी नहीं खोए हैं। पुराने लोग स्वयं को इन बदलावों में झोंक रहे हैं। इससे हमारी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुंचता है, परंतु बनारस में सभी बदलाव में अभी तक अछूता है। यानी कि जो पुराने जो नए बदलाव है बनारस को अभी तक छुए नहीं है। वैसे की वैसे श्रद्धाएँ,
वैसे की वैसे सम्मान है, वैसे की वैसे बनारस है, उस प्रकार से वहाँ बदलाव हो अवश्य रहे हैं, परंतु उसकी रफ्तार बहुत कम है, धीरे धीरे हो रहे हैं। इस प्रकार आज भी बनारस की संस्कृति, विरासत और धार्मिक मान्यता वैसी की वैसी बनी हुई है। वह अपने पुराने स्वरूपों को बनाए हुए हैं, तेजी से दौरान भूत तथा वर्तमान में बंधे हुए पूर्वक चले रहे हैं, यानी कि जो पिछला और वर्तमान दोनों एक साथ चल रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी तो कुछ बदलाव न हुआ हो, लेकिन वहाँ पर जो भी बदलाव हो रहे हैं वो धीरे धीरे हो रहे हैं। ये कविता में कवि बताना चाहता है। अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे होने की सामूहिक लय में क्या क्या बंधा है। तो धीरे धीरे इस सामूहिक लय में पूरा बनारस बंधा हुआ है। साथियों जो चौथे का उत्तर है वो इसमें आपको लिख देना है। ओके, थोड़ा वो छांट के दो, वही प्रश्न वही इसमें दिया गया है, बस घूम फिर कर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न नंबर 6 है कि सही साँझ में घुसने पर बनारस के किन किन विशेषताओं का पता चलता है। सही साँझ में घुसने पर, तो कवि के अनुसार सही साँझ के समय यदि कोई बनारस शहर में जाता तो उसे निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। तो देखो साथियों, ख यानी कि पहला ही यह मंदिरों में हो रही आरती के कारण सारा वातावरण आलोकित हो रहा है, यानी कि मन को भाने वाला वातावरण लगता है। आरती के आलोक में बनारस शहर की सुंदरता अतुलनीय हो जाती है। जब आरती हो रही है और आप वहाँ बनारस में जाते हो तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, सुंदर हो जाता है। यह कभी आधा जल में था तो आधा जल के ऊपर सा जाना पड़ता था। ओके, अगला है कि यहाँ प्राचीनता तथा आधुनिकता का सुंदर रूप दिखाई देता है, अर्थात जहाँ यहाँ प्राचीन मान्यता जीवित है। जो पुरानी मान्यता थी, पुरानी सभ्यता थी, पुरानी संस्कृतियाँ थी, वह भी इसमें जीवित है, यानी कि कुछ बदलाव, वही यह बदलाव की ओर भी आकर्षक है। लेकिन बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं। अगला है कि गंगा के घाटों में कहीं पूजा का शोर है तो कहीं शवों का दाह संस्कार होता है, जो हमें जीवन के कड़वे सत्य की दर्शन कराता है। कहीं तो पूजा का शोर है, कहीं गीत गा रहे हैं, कहीं रो रहे हैं, तो कहीं दाह संस्कार हो रहा है, इस प्रकार से बता रहा है। प्रश्न नंबर 7 है कि बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रिया इस कविता में आई है उसका व्यंजनार्थ स्पष्ट कीजिए। क्या है, बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रिया इस कविता में है उसका आपको व्यंजनार्थ स्पष्ट करना है। तो देखो, बनारस शहर के लिए दो जगह मानवीय क्रिया अभिलाषित हुई है, इस प्रकार है। दोनों का मैंने आपको वर्णन कर दिया गया है, नीचे बताता हूँ। इससे महान और पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। इसमें व्यंजना करते हैं कि बनारस में धूल भरी आंधी चलने से शहर के गली मोहल्लों में धूल भरी नजर आती है, ओके, जिसके कारण पूरा शहर धूल से हट रहा है। दूसरा है कि अपनी एक टांग पर खड़ा है, यह शहर अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर है। इसमें व्यंजना है कि बनारस आध्यात्मिकता में इतना रस है कि उसे हो रहे बदलावों के विषय में ज्ञान ही नहीं है। ओके, जो बनारस में इतनी जो बदलाव हो रहे उसको उसका पता नहीं है। बनारस अब आधुनिकता की तरफ भी अग्रसर है, वह बस आध्यात्मिकता रंग में रंगा हुआ दूसरे पक्ष में बिल्कुल अनजान खड़ा है, उसको पता नहीं है। लेकिन इसका मतलब है कि जो भी बदलाव हो रहे हैं वो धीरे धीरे हो रहा है, ओके, एक टांग पर खड़ा होकर देख रहा है। 8वां प्रश्न है कि शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यह धीरे धीरे होना समुच्चय शहर को, तो देखो, घर में बताया गया है कि धीरे धीरे होना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यही तो ये है। ये क्या बताया गया है, सौंदर्य भाव तो यही तो होता है, उसका पुनरुक्ति रूप प्रकाश अलंकार है। इसके माध्यम से कवि ने बनारस में हो रहे बदलावों की गति को व्यक्त किया है। धीरेपन को बनारस की विशेषता बताया गया है। लाक्षणिकता का भाव भाषा में निहित है, भाव भाषा में। ख नंबर का है कि अगर ध्यान से देखो और आधा नहीं है, अगर आप बनारस को ध्यान से देखोगे तो आधा नहीं लगेगा। देखो, देखते हैं क्या है। कहें कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बनारस की विचित्रता को दर्शाया है। उसे यहाँ जब कुछ पूर्ण दिखाई नहीं देता वह आधा बहलकर वह अधूरेपन को व्यक्त करता है। प्रतीकात्मकता का भाव विद्यमान तथा अनुप्रकाश अलंकार की छटा भी बिखरी हुई, यानी कि अनुप्रकाश अलंकार भी इसमें बिखरा गया है। आधा शब्द पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न करता है। ग नंबर का है कि अपनी एक टांग पर बेखबर है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बनारस की आध्यात्मिकता का परिचय देता है। वह बस आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ है और दूसरे पक्ष से बिल्कुल अनजान है। अनुप्रकाश की छटा दिखाई देती है। एक टांग पर खड़ा होना मुहावरा है साथियों, एक टांग पर खड़ा होना मुहावरा है। प्रस्तुत अंश में इसका प्रभावी प्रयोग है। प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता का समावेश इसमें किया गया है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि आप बनारस के बारे में क्या जानते हैं, लिखना है। जो भी आप जानते हैं अपने शब्दों में इसको लिख देना है। बनारस भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। यह 3000 वर्ष पुराना शहर माना जाता है। कितने 3000 शहर पुराना देश कौन सा है, बनारस है, और ये प्राचीनतम क्षेत्रों में से एक है।
इसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। आया ना समझ में, वाराणसी बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, इसलिए भी यह आध्यात्मिकता महत्व रखता है। वरना और असी नामक दो नदियों के मध्य होने के इसका नाम वाराणसी रखा है। वरना प्लस असी वाराणसी। प्रसिद्ध संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना यहीं पर की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? संत तुलसीदास जी ने की थी। और कहाँ पर की थी? वाराणसी यानी कि बनारस में की थी। बनारस संगीत तथा अध्यात्म का सदियों से केंद्र रहा है। काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर बनारस में ही स्थित है। मशहूर शहनाई वादन और भारत के ताज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने क्या है बनारस खां साहब ने यही से अपनी शुरुआत की थी लेखन की। वह यहाँ के प्रसिद्ध संगीत घराने से हैं। इस शहर ने भारत के प्रसिद्ध वाद्यकार प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद जैसे हीरे थे। बनारस की बनारसी साड़ी, बनारसी पान, बनारसी ठग तथा काला मिठाई यहाँ के प्रसिद्ध चीजें हैं। आइए समझे बनारस कहाँ पर है साथियों? वाराणसी में स्थित है। और किससे बने? वर्ण प्लस 80 से 2 शब्दों से हैं और 2 नदियों के नाम है साथियों। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है कि बनारस शहर की विशेषता जानिए। बनारस शहर की विशेषता देखो, मैं बताता हूँ आपको। यह भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक है। अब यह अपनी बनारसी साड़ियों के लिए विख्यात है। यह अध्यात्म का केंद्र है। अध्यात्म गहे यह मंदिरों का शहर है। यहाँ खेली जाने वाली होली स्वयं अनोखी और विख्यात है। यह संगीत घरानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के सहनावही वादक विख्यात बिस्मिल्लाह खां हुए थे। यहाँ पर हिंदी मुस्लिम एकता का सुंदर रूप से देखने को मिलता है। काशी विश्वविद्यालय के मंदिर में मुस्लिम बिस्मिल्लाह खां के शहनाई साथ ही दोबारा खुलते हैं। ओके, ये इनकी विशेषता है। बुद्ध का पहला प्रवचन सारनाथ में हुआ था। कहाँ पर? सारनाथ में, जो बनारस के ही समीप है। यानी कि सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन, यानी कि जो प्रवचन बोले थे वो वहाँ हुआ था और बनारस के पास में ही है। हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों से जुड़े हुए लोगों के लिए बनारस विशेष महत्व रखता है। हिंदू के लिए नहीं है, जैनों के लिए भी बहुत महत्व है। अगला है कि पूरे भारत में भारत माता का एकमात्र मंदिर बनारस में ही जहाँ उनकी पूजा होती है। पूरे भारत में भारत माता का मंदिर कहाँ है? बनारस में। और पूरी दुनिया उसकी पूजा करती है साथियों। अगला 11वां क्वेश्चन है कि बच्चे का उदर कहना क्या प्रकट है? बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट है? बच्चे का उधर उधर कहना प्रकट है करता है कि उस दिशा में उसकी पतंग उड़ जा रही है जहाँ उसकी पतंग उड़ती रही है। वह उसी दिशा को जानता है। हिमालय की दिशा का उसे कोई ज्ञान नहीं है, उसको कोई पता नहीं है। वह उसी दिशा पर ध्यान केंद्रित किए हैं जिस तरह उसकी पतंग उड़ रही है। 12वां क्वेश्चन है कि मैं स्वीकार करो मैं ये पहली बार जाना हिमालय के दर। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव ये बताता है कि मैं पहले समझता था कि मैं जानता हूँ कि हिमालय कहाँ है, अर्थात मुझे मालूम था कि हिमालय उधर दिशा में है, परंतु बच्चे से इसके बारे में विपरीत दिशा जानकर मालूम हुआ कि जो मुझे लगता है वह तो गलत है। हर मनुष्य को सोचने समझने का तथा उसका यथार्थ अलग अलग होता है। सोचने समझने की तरीका अलग होता है, उसी के आधार पर वह तय करता है कि क्या सही है। बच्चे के लिए उसके पतंग बहुत महत्वपूर्ण थी, हिमालय कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हिमालय की दिशा उसे कोई ज्ञान देना मतलब नहीं है। वह तो बस अपनी पतंग पाना लेना चाहता है। वह पतंग जिस दिशा में बढ़ती है उसी को सत्य उसका सत्य है। क्योंकि साथियों तो यही कविता मैं बतलाना चाहता है। बहुत अच्छी कविता, बहुत मस्त कविताएं, पढ़ने में मजा आ गया और प्रश्नों को देखने में मजा आ गया साथियों। तो आपको भी बस मजा लेना है तो पढ़िए और ध्यान लगाकर और 90% बनाइए साथियों।